हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी क्लास्ड एज प्लेनर डिफेक्ट। यहाँ मैं लास्ट क्वेश्चन एक लेता हूँ पहले। लास्ट क्वेश्चन ये 50 टोटल 55 क्वेश्चंस हम इस के अंदर सीखेंगे, 55 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मैं पहले लास्ट से शुरू करता हूँ। लास्ट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अभी आप शुरुआत में पूरी एनर्जी में होंगे, बाद में थक जाएंगे, तो इसमें एनर्जी चाहिए क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन क्या कहता है आप थोड़ा ध्यान से देखिए। ए कोड स्पेसिफाइज द एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर एक्सेस वेल्ड मेटल हाइट h on a butt weld as h less than equal to 1 mm plus 0.1 b maximum 5 mm where b is equal to weld cap. For which of the following options is the excess weld metal acceptable? यहाँ इसका कहना है कि एक कोड है, कोड के अंदर लिखा गया है कि जो एक्सेस वेल्ड मेटल है, एक्सेस वेल्ड मेटल यानी जो मैंने आपको पहले ही बोला रीइंफोर्समेंट एक्सेस वेल्ड मेटल, सॉरी गलत बना दिया। तो एक्सेस वेल्ड मेटल का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दिया गया है कि h should be less than or equal to 1 mm plus 0.1 into b। अगर h इस वैल्यू से कम है तो एक्सेप्ट होगा, अगर h इस वैल्यू से ज़्यादा है तो रिजेक्ट होगा। यहाँ एक 5 mm का ये भी दिया गया है, मतलब या तो वेल्ड इस वैल्यू से कम होगा या 5 mm से कम होगा तो एक्सेप्ट होगा। अगर वेल्ड इस वैल्यू से ज़्यादा है, ठीक है, या फिर 5 mm जो भी कम है उससे ज़्यादा है तो फिर वेल्ड रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे केसेस दिए गए हैं कि b 10 mm h 2.5 mm तो वेल्ड एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। b जो है वो है वेल्ड कैप विड्थ, वेल्ड कैप विड्थ मतलब ये वाला विड्थ। तो देखिए पहला केस है हमारा b 10 mm और h 2.5 mm। तो जब b 10 mm है तो क्या हमारा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होगा, पहले तो हम वो निकाल लेंगे कितना हमारा h होना चाहिए एक्सेप्टेबल लिमिट के लिए। तो h शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 0.1 इंटू 10, b हमारा 10 mm है, b 10 mm है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू 0.1 1 हो जाएगा और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, मतलब h शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2 mm। तो ये हमारा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बनता है पहले केस के लिए कि h 2 mm से कम या 2 mm के बराबर होगा तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। बट यहाँ पे दिया हुआ h 2.5 mm है, मतलब ये रिजेक्ट। अब दूसरा केस लेंगे b 20 mm। तो 1 प्लस 0.1 इंटू 20 ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 1 3 mm। मतलब अगर h लेस देन और इक्वल टू 3 mm है तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे h है हमारा 3.5 mm, मतलब ये भी रिजेक्ट। तीसरा है b 35 mm। तो उस केस में हमारा कितना हो जाएगा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, तो 1 प्लस 0.1 इंटू 35, तो 35 इंटू 0.1 3.5 हो जाएगा, प्लस 1 4.5। h शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4.5। यहाँ कितना दे रहा है h इज इक्वल टू 4.5, h 4.5 mm है तो इसमें फिट बैठता है, मतलब ये वाला जो क्राइटेरिया है ये एक्सेप्टेबल हो रहा है। चौथा देख लेते हैं 45, b इक्वल टू 45, h इक्वल टू 5.5। तो b अगर 45 है तो हमारा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 45, सॉरी 45, तो ये हो जाएगा 45 इंटू 0.1 4.5 और प्लस 1 5.5, 5.5 आता है और h इक्वल टू 5.5, मतलब इस क्राइटेरिया से मिट हो रहा है। h हमारा जो एक्सेप्टेबल रीइंफोर्समेंट का लिमिट है 5.5 और जो हमारा एक्चुअल है वो भी 5.5, बट यहाँ एक कंडीशन दिया गया था मैक्सिमम 5 mm, मतलब 5 mm से ज़्यादा है तो हमें रिजेक्ट करना ही है। तो ये 5 mm से ज़्यादा है, इसका मतलब कि हम इसे स्ट्रेट अवे रिजेक्ट करेंगे। इसमें तो हमें सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी, h 5.5 था, यहाँ मैक्सिमम 5 mm दिया था तो इसे हमें देखने की भी ज़रूरत नहीं थी, मतलब हमारा आंसर सी हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने पहले क्वेश्चन, ये तो लास्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन से अब शुरुआत करेंगे। तो कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ मैं बताऊंगा, उसे भी आप ध्यान से देख लेंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी क्लास्ड एज अ प्लेनर इम्परफेक्शन। तो इसमें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। देखिए, साइड वॉल, लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन, क्रैक, ये सब जो है वो प्लेनर इम्परफेक्शन में आते हैं। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। स्लैग और पोरोसिटी और रूट कॉन्केविटी, ये सब नॉन प्लेनर में आते हैं। एक और चीज़ है प्लेनर, जैसे साइड लैक ऑफ फ्यूजन और क्रैक्स, ये सब ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं नॉन प्लेनर से। दूसरा क्वेश्चन है स्लैग इंक्लूजन में बी प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। इनमें से किस वेल्डिंग में स्लैग इंक्लूजन होगा? तो जो स्लैग वाला मैंने आपको पढ़ाया था उसमें बताया था, जिस वेल्डिंग प्रोसेस में जो इलेक्ट्रोड है या जो फिलर है वो स्लैग वाला यूज़ करेंगे तो स्लैग इंक्लूजन आने के चांसेस हैं। तो उसमें एक MMAW था और एक SAW था। तो बोथ A एंड C, जो हमारा आंसर होगा बोथ A एंड C। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। If a welding inspector detects a defect of imperfection not allowed by the application standard, he must always do the following. He must always do the following. तो एक क्वेश्चन ये कहता है कि अगर एक वेल्डिंग इंस्पेक्टर देखता है कोई इम्परफेक्शन जो कि एप्लीकेशन स्टैंडर्ड से ज़्यादा है, मतलब कोई डिफेक्ट देखता है, तो वो इनमें से कौन सा एक्टिविटी उसकी होगी या क्या करेगा? रिक्वेस्ट फॉर फर्दर एंड रिजेक्ट द वेल्ड, प्रिपेयर अ कंसेशन रिक्वेस्ट, ओनली रिजेक्ट द वेल्ड इफ ही कंसीडर्स इट टू बी हार्मफुल। इसे आप एक बार सॉल्व कीजिए। देखिए, इसका आंसर होगा रिजेक्ट द वेल्ड। अगर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया से ज़्यादा है मतलब वो डिफेक्ट है और डिफेक्ट को हम रिजेक्ट कर देंगे। हमारे रिजेक्ट करने के बाद वो रिपेयर करके अगर वो एक्सेप्टेबल लिमिट में आ जाएगा, अगर प्रोसीजर बोलेगा तो रिपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज वो रिजेक्ट ही रहेगा। इसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे, सॉरी इसी में फोर्थ क्वेश्चन भी था। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? एक्सेसिव स्पैटर्स ड्यूरिंग MMA वेल्डिंग इज मोस्ट लाइकली टू बी कॉज्ड बाय द फॉलोइंग। मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग में एक्सेसिव स्पैटर्स आने के क्या कारण हैं? तो एक्सेसिव स्पैटर आने के जो कारण हैं वो आप एक बार सोच के बताइए। वो है एक्सेसिव करंट। मैंने स्पैटर्स में बताया भी था, एक्सेसिव करंट, हाई वोल्टेज, ये सब जो है स्पैटर्स के कारण है। तो इसका आंसर ए होगा। इसके बाद हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है A large HAZ grain size caused by high input welding of carbon manganese steel may have the following properties. इसका आंसर आप सोचिए। देखिए, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसका कि अगर आपको आंसर थोड़ा सा नहीं पता है तो इसमें आप देखें क्वेश्चन कहना क्या चाहता है कि क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि कार्बन मैग्नीज स्टील के कारण HAZ ग्रेन साइज जो है वो बड़ा हो गया है। तो उससे क्या होगा? तो उससे जाहिर सी बात है नुकसान होगा। और इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ उससे क्या नुकसान होगा। तो उससे टफनेस, जो मटेरियल की टफनेस है वो कम हो जाएगी। हमारा जो HAZ एरिया है उसके ग्रेन साइज बड़े हो गए तो वहाँ पे उसकी मटेरियल की टफनेस कम हो जाएगी। इसके जो दूसरे ऑप्शन है लो डक्टिलिटी, हाई टफनेस, हाई हार्डनेस, वो नहीं होगा, लो टफनेस होगा। इसके बाद एक है हेरिंगबोन पोरोसिटी इच। देखिए, हेरिंगबोन पोरोसिटी जो है वार्म होल्स के कारण बनते हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेंगे। द मेन कॉजेस ऑफ पोरोसिटी इन द वेल्ड ज्वाइंट आर पुअर एक्सेस, लॉस ऑफ गैस सील्ड, डर्टी मटेरियल्स। तो ये तीनों ही इसके कॉजेस हैं। पोरोसिटी आने के कारण ये सारे हैं। डर्टी, अगर मटेरियल डर्टी है तो वेल्डिंग के दौरान ही जो केमिकल रिएक्शन होगा, डर्टी कंपाउंड जो ऑर्गेनिक्स होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उससे क्या होगा कि गैस फॉर्म होगा, वो पोरोसिटी बना सकता है। लॉस ऑफ गैस शील्ड, जो शील्डिंग गैस है वो अगर हमने बंद कर दिया तो उसके ऊपर शील्डिंग नहीं होगा, तो उससे हो सकता है। अगर एक्सेस सही नहीं है तो भी हो सकता है। तो इसका आंसर होगा डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वीव टेक्निक में गिव राइज टू। तो वीव
टेक्निक जो है चैप्टर 2 का पार्ट था, उसे मैंने अभी बताया नहीं है। वेल्डिंग पोजीशन और वीव, इन दोनों को मैं बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा। इसका आंसर मैं भले ही आपको बताता हूँ। इसका क्या है, वेटर प्रोफाइल्स, इंप्रूव टो ब्लेंडिंग, इंप्रूव रिपल शेप, ऑल ऑफ द अबव। अगर वीव टेक्निक यूज़ करते हैं तो उससे अच्छी प्रोफाइल मिलती है, उससे टो ब्लेंडिंग इंप्रूव होता है और उससे रिपल शेप, इंप्रूव्ड रिपल शेप, अच्छा शेप मिलता है वेल्डिंग को। तो इसका हो गया ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 है, विथ रेफरेंस टू अ रूट पेनिट्रेशन बिड यू कुड सर्टनली एक्सेस। सोचिए एक बार, इस क्वेश्चन का पहले मतलब क्या है? विथ रेफरेंस टू रूट पेनिट्रेशन बिड यू कुड सर्टनली एक्सेस, कहने का मतलब अगर आप रूट पेनिट्रेशन बिड देख रहे हैं, मतलब जो रूट की जो साइड की वेल्डिंग है वो देख रहे हैं, तो आप क्या क्या देख सकते हैं? रूट फ्यूजन एंड पेनिट्रेशन, बिल्कुल आप रूट साइड से चेक करें तो रूट फ्यूजन पेनिट्रेशन आप देख सकते हैं। रूट कॉन्केविटी, बिल्कुल आप देख सकते हैं वो कॉन्केविटी है या एक्सेस वेल्ड मेटल है, क्या है। बर्न थ्रू, वो भी रूट साइड से देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, डी। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेंगे, स्ट्रे आर्किंग में बी रिगार्डेड एज अ सीरियस डिफेक्ट, दिस इज बिकॉज। तो इसका आंसर होगा, it may reduce the thickness dimension of a component, it may cause liquefaction crack, it may cause hard zones, all of the above। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, स्ट्रे आर्किंग आर्क स्ट्राइक को ही कहते हैं। अब आपको यह आंसर क्लियर हो जाएगा। इसका आंसर होगा इट मे कॉज हार्ड जोन्स। आर्क स्ट्राइक से हार्ड जोन्स बनते हैं जो कि बाद में क्रैक को फॉर्म कर सकते हैं, तो इसीलिए ये एक सीरियस डिफेक्ट माना जाता है। तो ये 10th नंबर क्वेश्चन के बाद अब हम देखेंगे 11th नंबर क्वेश्चन। जो हमारा 11th क्वेश्चन है वो है, ओवरलैप इन वेल्ड्स कुड बी इन्फ्लुएंस्ड बाई पुअर वेल्डिंग टेक्निक, वेल्डिंग प्रोसेस, वेल्डिंग पोजीशन। तो इसका आंसर मैं आपको 1 सेकेंड का टाइम देता हूं, आप बताएं। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ओवरलैप जो है पुअर वेल्डिंग टेक्निक के कारण भी आता है, वेल्डिंग प्रोसेस के कारण भी आता है अगर गलत है तो, और वेल्डिंग पोजीशन के कारण भी आता है। इसके बाद हम 12th क्वेश्चन देखेंगे। 12th क्वेश्चन ये कहता है, फ्लेम कट प्रिपरेशंस में ड्यूरिंग वेल्डिंग इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ। फ्लेम कट प्रिपरेशन क्या है? जो हम फ्लेम कटिंग से रूट बनाते हैं या वी बनाते हैं, वही फ्लेम कट प्रिपरेशन है। तो ड्यूरिंग वेल्डिंग अगर फ्लेम कट प्रिपरेशन करते हैं तो उससे हमें क्या मिल सकता है? इनमें से कोई डिफेक्ट आएगा, मिल सकता है क्या? तो वो है हमारा, पहला है क्रैकिंग, दूसरा मिसअलाइनमेंट प्रॉब्लम्स, तीसरा इंक्लूजन, चौथा ऑल ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव होगा। फ्लेम कट के कारण क्रैकिंग भी आ सकता है, मिसअलाइनमेंट प्रॉब्लम भी हो सकता है, कटिंग ऊपर नीचे हो जाए, तो इंक्लूजन भी हो सकता है। अगर कटिंग कर दिया हमने सीधे, उसको बढ़िया से ग्राइंडिंग नहीं किया या बढ़िया से प्रिपरेशन नहीं करेंगे कटिंग के बाद, तो इंक्लूजन्स भी आ सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन ये कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी क्लास्ड एज अ मोर सीरियस डिफेक्ट। तो फ्रेंड्स जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ऑप्शंस देखेंगे, और उन ऑप्शंस में जो सबसे ज़्यादा या जो सबसे पहले फेलियर दे सकता है उसको चुनेंगे। कभी भी मोर सीरियस डिफेक्ट में यही आता है। तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हैं, स्लैग इंक्लूजन, फ्यूजन डिफेक्ट इंटररन, फ्यूजन डिफेक्ट सरफेस, स्पैटर्स। तो इनमें से सबसे पहले किससे हमारा मटेरियल फेल हो सकता है? तो देखिए स्लैग और स्पैटर ये फ्यूजन के कंपैरिजन में लेस सिग्निफिकेंट है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बी होगा या सी होगा? मैंने ये तो बता दिया ए और डी नहीं होगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, पोरोसिटी इज कॉज्ड बाय।
ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट इसे बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन एंट्रैप्ड, एंट्रैप्ड, एंट्रैप्ड है। तो एंट्रैप्ड सिर्फ एंट्रैप्ड देख के नहीं बल्कि पूरा पढ़ के करना पड़ेगा। देखिए पहला ऑप्शन जो है वो है एंट्रैप्ड स्लैग इन द सॉलिडिफाइंग वेल्ड, नो। एंट्रैप्ड गैस इन द सॉलिडिफाइंग वेल्ड, यस। गैस अगर वेल्डिंग के अंदर एंट्रैप हो जाता है, फंस जाता है, तो पोरोसिटी आता है, मतलब बी तो हो गया आंसर। सी एंट्रैप्ड मेटालिक इंक्लूजन्स, नो। नॉन ऑफ द एबव, नो। इसमें से एक आंसर मिल रहा है हमारा बी, तो 14th का बी हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द मोस्ट सीरियस डिफेक्ट इज, फिर से हमें वही क्वेश्चन है कि मोस्ट सीरियस। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कौन सा मटेरियल को फेल कर सकता है, तो यहाँ पे देखने की जरूरत ही नहीं, यहाँ क्रैक दिया है, तो अगर जहाँ क्रैक होगा वहाँ क्रैक ही सबसे ज़्यादा सीरियस होगा, तो आंसर होगा हमारा बी। इसका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज क्रेटर पाइप। तो क्रेटर पाइप मैंने वीडियो के दौरान आपको बताया था। देखिए क्रेटर पाइप क्या होता है, तो ओवल ट्यूब, नो। अनदर टर्म फॉर बर्न थ्रू, नो। बर्न थ्रू और क्रेटर पाइप दोनों अलग है। बर्न थ्रू रूट साइड में आएगा, क्रेटर पाइप जो ऊपर की साइड में आएगा, फेस साइड में। फिर है हमारा टाइप ऑफ पोरोसिटी, तो नो। पोरोसिटी एंट्रैप्ड गैस को बोलते हैं, क्रेटर पाइप जो है एंट्रैप्ड मतलब गैस नहीं है। ये पोरोसिटी जो है श्रिंकेज डिफेक्ट है। देखिए जब हम कैविटी पढ़ रहे हैं तो कैविटी 2 टाइप का पढ़ा हमने। एक पढ़ा हमने गैस पोर्स जो कि पोरोसिटी है, जिसमें अगर गैस एंट्रैप हो गया। एक पोर्स या कैविटी बनता है श्रिंकेज के कारण, जो मटेरियल श्रिंक होता है उसके कारण गड्ढा बन जाए, तो क्रेटर पाइप जो है वो श्रिंकेज डिफेक्ट है, मटेरियल स्टार्ट स्टॉप पे बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन विजुअली इंस्पेक्टिंग द रूट बीड ऑफ ए सिंगल वी बट वेल्ड इट शुड बी चेक्ड फॉर। इनका ये कहना है, पहले तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। जब हम विजुअल इंस्पेक्शन कर रहे हैं रूट बिड का, सिंगल वी वेल्डिंग है और उसके रूट साइड का या रूट वेल्डिंग का विजुअल इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो हमें क्या चेक कर सकते हैं उसमें। लैक ऑफ पेनिट्रेशन, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम रूट साइड से चेक कर रहे हैं तो उसका लैक ऑफ पेनिट्रेशन हम देख सकते हैं। HZ हार्डनेस, नहीं, ये विजुअल इंस्पेक्शन में हार्डनेस हम कभी नहीं देख पाएंगे। टंजस्टन इंक्लूजन, ये भी विजुअल इंस्पेक्शन में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इंक्लूजन वेल्ड मेटल के अंदर आएगा, वो अब नेकेड आई से नहीं दिख पाएगा। और डी है ऑल ऑफ द एबव, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर मिल रहा है लैक ऑफ पेनिट्रेशन, रूट साइड से हम ये पेनिट्रेशन देख सकते हैं, तो 17 का ये होगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा, व्हेन विजुअली इंस्पेक्टिंग द फेस ऑफ ए फिनिश्ड वेल्ड इट शुड बी एक्सेस्ड फॉर। आप एक फिनिश वेल्डिंग का अगर चेकिंग कर रहे हैं तो आप क्या क्या चेक करेंगे फिनिश वेल्डिंग में। मैक्सिमम एक्सेस वेल्ड मेटल हाइट, टो ब्लेंड, इंटरनल ब्लेंड और ऑल ऑफ द एबव। तो जब हम विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे तो हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे मैक्सिमम एक्सेस वेल्ड मेटल हाइट, हम वेल्ड मेटल की हाइट देख सकते हैं, जो एक्सेस वेल्ड मेटल है वो कितनी हाइट तक ऊपर उठी है वो हम देख सकते हैं विजुअल इंस्पेक्शन में। टो की ब्लेंडिंग देख सकते हैं, टो कितना ब्लेंड है, इंटररन ब्लेंड और ऑल ऑफ द एबव। फ्रेंड्स यहाँ मैंने 2 चीज़ तो बताया, मैक्सिमम एक्सेस वेल्ड मेटल हाइट ये हम देख सकते हैं, टो ब्लेंड ये भी देख सकते हैं। यहाँ आप कमेंट करके बताएंगे इंटररन ब्लेंड हम देख सकते हैं कि नहीं। अगर ये देख सकते हैं तो फिर आंसर हमारा ऑल ऑफ द एबव होगा। अगर ये नहीं देख सकते हैं तो हमारे ऑप्शंस गलत है, कुछ और ऑप्शन होना चाहिए। तो आप क्वेश्चन नंबर 18 का कमेंट करके बताएंगे मेरे को क्या सही है क्या नहीं है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 19 में। Heavy porosity on the surface of MMA welds made on a construction site is most likely to be caused by। अगर मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग है यानी सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, तो अगर उसमें बहुत ज़्यादा पोरोसिटी आ रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है। यूज ऑफ द रॉन्ग क्लास ऑफ इलेक्ट्रोड्स, द यूज ऑफ एक्सेसिव करेंट्स, मॉइस्चर पिकअप इन द इलेक्ट्रोड कवरिंग, अ बैड बैच ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आना है तो मोस्ट लाइकली जो आंसर आएगा हम वो चुनेंगे। तो पोरोसिटी आने का जो मोस्ट लाइकली कारण होता है मॉइस्चर। अगर इलेक्ट्रोड ने मॉइस्चर पिकअप कर लिया, इलेक्ट्रोड में मॉइस्चर है तो पोरोसिटी आएगा।
तो इसका आंसर सी होगा 19 का। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज हॉलो बिड? कॉनकेव रूट, elongated porosity in root, lack of penetration, a slag line above the root। देखिए हॉलो बिट जो होता है एलोंगेटेड पोरोसिटी इन द रूट को ही कहते हैं। एलोंगेटेड पोरोसिटी का मैंने आपको शेप बताया था, हॉलो बिट वही होता है, तो इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग butt weld preparation is generally most susceptible to lack of sidewall fusion during MMA welding। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 टर्म्स एंड डेफिनेशन में बताया था, यहाँ मैं समझाऊंगा नहीं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। इसका आंसर भी मैंने चैप्टर 2 में बताया था। फिलहाल आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। अभी तक मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं, आप तीनों का आंसर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिर क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज मोस्ट ससेप्टेबल टू लैक ऑफ फ्यूजन? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज मोस्ट ससेप्टेबल टू लैक ऑफ फ्यूजन? यहां मैं एक चीज कहता हूं, आप इसे याद कर लीजिएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है लैक ऑफ फ्यूजन किस वेल्डिंग प्रोसेस से हो सकता है, तो जो मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग है। देखिए वेल्डिंग प्रोसेस का चैप्टर आगे आएगा तो मैं मेटल एक्टिव गैस, मेटल इनट गैस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मिग में भी दो है, एक GMAW जो वेल्डिंग है उसमें एक MAG होता है और एक मिग होता है। तो जो MAG होता है उसमें CO2 यूज़ करते हैं, वो मेटल एक्टिव गैस होता है, और जो CO2 वेल्डिंग होती है उसमें लैक ऑफ फ्यूजन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये आप अभी याद कर लीजिएगा। बाकी जो वेल्डिंग प्रोसेस बताऊँगा तो मैं इसके कॉजेस बताऊँगा। अब क्वेश्चन नंबर 23, इनकम्प्लीट रूट फ्यूजन वुड सर्टेनली बी कॉज्ड बाई। इनकम्प्लीट रूट फ्यूजन, अगर रूट में कंप्लीट फ्यूजन नहीं हुआ है तो क्या कारण हो सकता है? लीनियर मिसअलाइनमेंट, इनकरेक्ट टिल्ट एंगल, डिफरिंग रूट फेस विथ, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा, 1 सेकेंड का टाइम देता हूं, आप सोचिए। मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। चौथा क्वेश्चन है जो कि मैं आपसे पूछ रहा हूं, इनकम्प्लीट रूट फ्यूजन वेल्ड सर्टेनली बी कॉज्ड बाय। इसका आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, टो ब्लेंडिंग इज इंपॉर्टेंट एज इट में इफेक्ट। तो ये मैंने चैप्टर 2 में ही बताया था, टो ब्लेंडिंग का जहां भी बात आता है तो फटीग लाइफ, तो इसका आंसर फटीग लाइफ होगा। 24 का आंसर बी। अब क्वेश्चन नंबर 25 लेंगे, अंडरकट इज मेनली कॉज्ड बाय एक्सेसिव एम्पियर्स, हाई वोल्टेज, एक्सेसिव ट्रेवल स्पीड, ऑल ऑफ द एबोव। अंडरकट क्यों आते हैं? तो अंडरकट आने के जो ये तीनों ही कारण है, हाई एम्पियर होगा, हाई वोल्टेज होगा, ट्रेवल स्पीड हाई होगा, एक्सेसिव होगा, तो अंडरकट आएंगे। तो इसका आंसर डी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, द प्लेनर डिफेक्ट इज, सिंपली मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के समय ही बताया था, तो इसका आंसर क्या होगा? इनकम्प्लीट फ्यूजन स्लैग इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। इनकम्प्लीट फ्यूजन और इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन जो है ये प्लेनर डिफेक्ट में आते हैं, बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 27, defects outside the limit specified in standard should always be। अगर स्टैंडर्ड से ज़्यादा कोई इम्परफेक्शन है तो वो डिफेक्ट होगा। तो ऐसा कोई डिफेक्ट हमें मिलता है जो कि स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा है, मतलब डिफेक्ट है, तो उसका क्या करना पड़ेगा? रिपेयर, रिपोर्टेड टू अ सीनियर पर्सन, एक्सेस्ड along with other defects, all of the above। इसका आंसर होगा रिपेयर। या तो वो रिपेयर होगा या फिर रिजेक्ट होगा।
Question number 28. MIG welding tends to be susceptible to lack of fusion problems. This is because MIG welding में lack of fusion आते हैं या आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. उनके क्या क्या कारण हैं? पुअर मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, इनकरेक्ट सेटिंग, पुअर इंटररन क्लीनिंग. इसके तीनों कारण है मिग वेल्डिंग के अंदर. अगर ये तीनों कारण है लैक ऑफ फ्यूजन आने के. क्वेश्चन नंबर 29. The main causes of porosity in welded joints are. वेल्डेड ज्वाइंट में पोरोसिटी आने के कारण क्या है? पुअर एक्सेस, लॉस ऑफ गैस सील्ड, डर्टी मटेरियल्स, ऑल. तो इसका आंसर ऑल होगा. डर्टी मटेरियल, लॉस ऑफ गैस सील्ड और पुअर एक्सेस, इन सब के कारण आ सकता है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स इज अनलाइकली टू बी फाउंड बाय विजुअल इंस्पेक्शन. विजुअल इंस्पेक्शन के दौरान हम इनमें से कौन सा डिफेक्ट हमें नहीं दिख पाएगा? तो जाहिर सी बात है जो वेल्डिंग के सरफेस पे होगा वही विजुअल इंस्पेक्शन में देख सकते हैं, और वेल्डिंग के अंदर होगा वो हम नहीं देख सकते. लीनियर मिसअलाइनमेंट हम देख सकते हैं, अंडरकट हम देख सकते हैं, ओवरलैप हम देख सकते हैं, लेकिन लीनियर स्लैग इंक्लूजन वेल्ड मेटल के अंदर होगा, ये हम नहीं देख पाएंगे. तो इसका आंसर डी होगा. Question number 31. Which of the following defects is more common to weld deposited by CO2 welding process than weld deposited by MMA? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था. इसका आंसर होगा लैक ऑफ साइड फ्यूजन, सी. अब क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं. Which defect would you expect to obtain in TIG welds in non-deoxidized steel? अगर इसका आंसर आपको नहीं भी पता है तो आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे. देखिए टिग वेल्डिंग की बात कर रहा है. टिग वेल्डिंग में पर्टिकुलरली कौन से डिफेक्ट आएंगे? नॉन और डीऑक्सीडाइज्ड स्टील में. अंडरकट, पोरोसिटी, टंजस्टन इंक्लूजन, लीनियर मिसअलाइनमेंट. इसका आंसर टंजस्टन इंक्लूजन होगा. अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी आप इसका आंसर सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 33. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अराइज फ्रॉम कॉपर इंक्लूजन्स इन, ये इन है, इन अ फेराइट स्टील वेल्ड. इनका कहना है कि कॉपर इंक्लूजन के कारण इनमें से कौन से डिफेक्ट, इनमें से क्या जो है हो सकता है फेराइट स्टील वेल्ड में. अगर वेल्डिंग में कॉपर इंक्लूजन है तो इनमें से कौन सी घटना घट सकती है, क्या हो सकता है? पहला वेल्ड मेटल क्रैक, दूसरा HZ, तीसरा लेमुलर टियरिंग, चौथा है पोरोसिटी. देखिए पोरोसिटी इंट्रैपमेंट ऑफ गैसेस होता है तो इसका कोई चांस नहीं है. लेमुलर टियरिंग तो ये तो रोल्ड स्टील प्लेट में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, इसका कोई चांस नहीं है. दो चीज़ें हो सकते हैं, HZ क्रैक और वेल्ड मेटल क्रैक. तो यहाँ पे कॉमन सेंस भी लगाते हैं. तो HZ जो है वेल्ड मेटल के बाहर का पोर्शन होता है, जबकि कॉपर इंक्लूजन कभी भी वेल्ड मेटल के अंदर होगा, तो ये भी नहीं होगा. तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, 33 का ए. तो कई बार क्वेश्चंस का आंसर अगर हमें पता नहीं है तो हम लॉजिकली सोच के भी उसका आंसर निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया. 33 का ए हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग द टिग वेल्डिंग ऑफ ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील पाइप आर्गन गैस बैकिंग इज यूज्ड. आर्गन गैस बैकिंग का टिग वेल्डिंग में हम क्यों यूज करते हैं? तो ये बस ये इसमें कुछ भी समझने वाली बात नहीं है, बस याद कर लेना. आर्गन गैस बैकिंग जो हम यूज करते हैं वो करते हैं ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए. कभी भी वेल्डिंग में जो बैकिंग होता है पीछे रूट साइड से पीछे से आर्गन गैस हम फ्लो कर देते हैं ताकि वो एटमॉस्फेयर से संपर्क में आए, जिससे कि ऑक्सीडेशन से बचा रहे. क्वेश्चन नंबर 36. इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन इन बट ज्वाइंट कुड बी कॉज्ड बाई. बट ज्वाइंट में इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन कैसे आ सकता है? एक्सेसिव रूट फेस विड्थ, एक्सेसिव रूट गैप साइज, लो करंट सेटिंग, बोथ ए एंड सी. यहां दो चीज दे रखा है इन्होंने. एक दे रखा है एक्सेसिव रूट फेस विड्थ और एक देख रखा है एक्सेसिव रूट गैप साइज. तो देखिए रूट गैप तो जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम चांस है पेनिट्रेशन, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन का. अगर हमने गैप ज़्यादा रखा है तो चांसेस है पेनिट्रेशन हो जाएगा. तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा एक्सेसिव रूट गैप, क्योंकि अगर हमारा गैप ज़्यादा है तो पेनिट्रेशन होगा. अगर कम रहता, बोलता है रूट गैप टू नैरो, तो हम कहते हैं कि हाँ चांस है. तो ये ऑप्शन नहीं होगा. अब हमारे पास एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, एक ये, बोथ ए एंड सी. तो देखिए एक्सेसिव रूट फेस विड्थ, रूट का जो फेस का विड्थ है
रूट फेस हाइट होगा यहाँ पे, एक्सेसिव रूट फेस हाइट। तो रूट फेस का जो हाइट है वो अगर ज़्यादा होगा तो पेनिट्रेशन कम होने का चांस है, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन का। और एक है लो करंट सेटिंग, अगर करंट कम है तो भी मेटल पेनिट्रेट होने के चांसेस कम है। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड सी, डी। इसका 37, क्वेश्चन नंबर 37, इनकम्प्लीट रूट फ्यूजन विल सर्टनली बी कॉज्ड बाई। रूट, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन रहने देते, ये रिपीट हो रहा है, अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ था तो ये रिपीट हो रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फॉर अ फुल पेनिट्रेशन सिंगल वी बट ज्वाइंट कंट्रोल ऑफ रूट बीट पेनिट्रेशन इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय। ये मैंने चैप्टर नंबर 2 में बताया था टर्म्स एंड डेफिनेशन में, और उसका क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। तो यहाँ मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 39, एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड्स फॉर अंडरकट में बी बेस्ड ऑन। अंडरकट को एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मतलब कोड्स में एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में क्या क्या दे सकते हैं, उसका डेप्थ दे सकते हैं, लेंथ दे सकते हैं, शार्पनेस प्रोफाइल ब्लेंड दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं। तो ये तीनों हो सकता है, किसी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया या किसी स्टैंडर्ड में डेप्थ लेंथ ये दो मेंशन कर सकते हैं, या उसमें डेप्थ लेंथ प्रोफाइल सब मेंशन कर सकते हैं। तो इसका आंसर तीनों होगा, डी। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इनकम्प्लीट रूट फ्यूजन इन अ सिंगल वी बट वेल्ड में बी कॉज्ड बाई। ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले कराया था। अगला क्वेश्चन है, ए बर्न थ्रू मे ऑकर इफ। बर्न थ्रू इन चारों कंडीशंस में से किसमें अकर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 41, द करंट इज टू स्लो। करंट अगर कम होगा तो रूट फेस इज टू लार्ज, रूट फेस बहुत बड़ा है, रूट गैप बहुत ज़्यादा है, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है सी, रूट गैप अगर ज़्यादा है तो बर्न थ्रू आने के चांसेस होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 42 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, सॉलिड इंक्लूजन एंड वेल्ड में बी entrapped slag, entrapped gas, lack of internal fusion, all of the above। तो इसका सिंपल आंसर है entrapped slag। slag अंदर entrap होगा तो सॉलिड इंक्लूजन होगा। क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 43, visual examination has revealed the presence of a longitudinal crack running down the center of a submerged arc weld bead. This could be due to। विजुअल एग्जामिनेशन में हमने देखा एक लॉन्गिट्यूडनल क्रैक है, सेंटर में बिल्कुल जा रहा है, वेल्ड बीड के सेंटर में, और जो वेल्डिंग है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग है। तो ये आने के क्या कारण हो सकते हैं। द यूज ऑफ डैम्प फ्लक्स, डैम्प फ्लक्स के कारण। द स्पेसिफाइड प्री हीट टेम्परेचर हैज नॉट बीन यूज्ड। द आर्क वोल्टेज यूज्ड वाज टू हाई, या द वेल्ड बीड वाज वेरी डीप एंड नैरो। फ्रेंड्स थोड़ा सा आप ध्यान देके इस चीज़ को समझेंगे, इसका डायरेक्ट आंसर आप खुद अपने कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं। देखिए, यूज ऑफ डैम्प फ्लक्स, डैम्प फ्लक्स से क्रैक नहीं आता है, डैम्प फ्लक्स से पोरोसिटी या कैविटी जा सकते हैं, कोई दूसरे डिफेक्ट आ सकते हैं, लेकिन क्रैक डैम्प फ्लक्स से ऑन द स्पॉट नहीं आएगा, बाद में भले ही आएगा। द स्पेसिफाइड प्री हीट टेम्परेचर हैज़ नॉट बीन यूज्ड। अगर हमने वेल्ड मेटल को प्री हीट नहीं किया है जितना टेम्परेचर चाहिए, तो उससे डिलेड क्रैकिंग या कोल्ड क्रैकिंग या स्लो ये HIC हाइड्रोजन इंड्यूस्ड क्रैकिंग का चांस है, तो वो तुरंत नहीं आएगा, वो बाद में आएगा। तो ये भी आंसर नहीं होगा। द आर्क वोल्टेज यूज्ड वाज टू हाई, अगर हमने वोल्टेज ज़्यादा रखा है तो स्पैटर्स ज़्यादा होंगे, पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा, दूसरे डिफेक्ट आएंगे, लेकिन क्रैक नहीं आएगा। हमने जब सॉलिडिफिकेशन क्रैकिंग पढ़ा था तो वहाँ एक फैक्टर मैंने आपको बताया था, वेल्ड बीड वेरी डीप एंड नैरो। डेप्थ टू विड्थ रेशियो अगर ज़्यादा है, यानी वेल्ड बीड बहुत डीप है और चौड़ाई बहुत कम है, तो सॉलिडिफिकेशन क्रैकिंग होता है। तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स वुड शो अप एज लाइट इंडिकेशंस ऑन रेडियोग्राफ। तो रेडियोग्राफ पे लाइट इंडिकेशंस किस में आते हैं, जिसका कि डेंसिटी ज़्यादा होता है। वेल्ड मेटल से अगर डेंसिटी ज़्यादा होगा तो लाइट होगा, वेल्ड मेटल से डेंसिटी कम है तो डार्क होगा। तो लाइट डेंसिटी किसका ज़्यादा होगा, पहला ऑप्शन दिया स्लैग इंक्लूजन एंड कॉपर इंक्लूजन। तो कॉपर इंक्लूजन तो डेंसिटी ज़्यादा होता है, लेकिन स्लैग कम होगा, तो इसमें दोनों फिट नहीं बैठ रहे, एक फिट बैठ रहा है दूसरा नहीं बैठ रहा है। दूसरा है
टंजस्टन इंक्लूजन एंड एक्सेसिव रूट पेनिट्रेशन, तो देखिए टंजस्टन इंक्लूजन, टंजस्टन की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो लाइट आएगा। एक्सेसिव रूट पेनिट्रेशन का मतलब ये हो गया कि वेल्ड मेटल बढ़ गया थोड़ा, तो वेल्ड मेटल बढ़ गया तो डेंसिटी बढ़ गई, तो ये तो आंसर हो जाएगा। कैप अंडरकट एंड रूट पाइपिंग, ये डेंसिटी घटेंगे तो इससे नहीं होगा। एक्सेसिव कैप हाइट एंड इनकम्प्लीट रूट पेनिट्रेशन, देखिए कैप हाइट अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, तो ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसका जो कॉम्बिनेशन है इनकम्प्लीट रूट पेनिट्रेशन कम हो गया तो डेंसिटी कम हो गया, तो ये दोनों भी फिट नहीं बैठ रहा है, तो जो हमारा आंसर होगा 44 का बी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, डिफेक्ट आउटसाइड, सॉरी क्वेश्चन नंबर 45 है, अभी 44 था, 45। On a radiograph, the most likely appearance of lack of root fusion on a single V butt weld each. इसका आंसर आप सोचिए। On a radiograph, the most likely appearance of लैक ऑफ रूट फ्यूजन ऑन अ सिंगल वी बट वेल्ड, अगर आप में से किसी ने रेडियोग्राफी का इंटरप्रिटेशन करते हैं तो उनको पता होगा जो रूट फ्यूजन, लैक ऑफ रूट फ्यूजन या लैक ऑफ फ्यूजन होता है एक डार्क स्ट्रेट लाइन में आता है। डार्क स्ट्रेट लाइन में आपको दिखेगा वो बिल्कुल आपके बिल्कुल वो स्ट्रेट होता है और सेंटर से पैरेलल होता है, कभी भी लैक ऑफ फ्यूजन आता है। तो इसके देखिए 4 ऑप्शन दिए है, डार्क स्ट्रेट लाइन विथ अ लाइट रूट, ए डार्क रूट विथ स्ट्रेट एजेस, ए डार्क अनइवन लाइन फॉलोइंग द एज ऑफ द रूट, नॉन ऑफ द एबव, लैक ऑफ रूट फ्यूजन कैन नॉट बी सीन ऑन अ रेडियोग्राफ। तो ये तो आंसर नहीं है, लैक ऑफ रूट फ्यूजन देख सकते हैं, इसका आंसर जो होगा ए डार्क स्ट्रेट लाइन विथ लाइट रूट, ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, डिफेक्ट्स आउटसाइड द परमिसिबल लिमिट ऑफ द एप्लीकेबल स्पेसिफिकेशन शुड बी, अगर परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा इंपरफेक्शन होता है तो वो डिफेक्ट हो गया, डिफेक्ट कभी भी है तो रिपेयर होगा या रिजेक्ट होगा, तो 46 का आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47, when welding a double V weld with submerged arc welding process, the presence of center line porosity may be due to, सेंटर लाइन पोरोसिटी सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में आने का क्या कारण है, डैम फ्लक्स, कॉन्टेमिनेशन ऑन द वेल्ड प्रिपरेशन, इनकरेक्ट फ्लक्स डेप्थ, ऑल ऑफ द एबव। इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, इन तीनों के कारण आ सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हेन वेल्डिंग विथ मिग वेल्डिंग प्रोसेस यूजिंग प्योर आर्गन एज द सील्डिंग गैस ऑन कार्बन स्टील, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम आर लाइकली टू अकर, copper inclusions and excessive cap heights, excessive root penetration and porosity, slag inclusion and crater pipe, lack of fusion and poor cap profiles। इसका आंसर होगा डी, lack of fusion and poor cap profiles। अब क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है, व्हेन कंसीडरिंग द टंजस्टन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्लोप डाउन स्लोप आउट कंट्रोल। ये मैंने अभी आपको वीडियो में जब बता रहा था तब मैंने समझाया था स्लोप आउट के कारण क्या होता है। तो ये 49 का जो आंसर है वो होगा टू हेल्प प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ क्रेटर पाइप एंड पॉसिबल क्रैकिंग। ये मैंने वीडियो में भी बताया था, आप वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। तो स्लोप आउट स्लोप डाउन बताया था मैंने, वो जब भी स्लोप आउट स्लोप डाउन आए तो क्रेटर पाइप का आंसर जहां भी दिखे आप उस पर टिक कर दीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अ फैब्रिकेशन प्रोसीजर कॉल्स फॉर द टोज ऑफ ऑल वेल्ड्स टू बी ब्लेंडेड स्मूथ बाय ग्राइंडिंग, द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर डूइंग दिस इज फटीग लाइफ। कभी भी टोज ब्लेंडिंग आता है तो उसका आंसर फटीग लाइफ, इंप्रूव द फटीग लाइफ। तो 50 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ आते हैं, कोल्ड लैप इज होगा, इज अनदर टर्म फॉर। क्वेश्चन नंबर 51, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कोल्ड लैप इज अनदर टर्म फॉर लैक ऑफ फ्यूजन, लो एम्पियरेज, अंडरकट, हाइड्रोजन क्रॉकिंग। इसमें से कौन सा आंसर है, कौन सा कोल्ड लैप को इनमें से क्या बोलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 52, स्लैग इंक्लूजन्स में अकर विथ, स्लैग इंक्लूजन किस वेल्डिंग प्रोसेस से आ सकता है। तो मैंने आपको स्लैग इंक्लूजन जब बता रहा था तब मैंने बताया था जिस वेल्डिंग प्रोसेस में जो स्लैग का या फ्लक्स का यूज करेंगे तो स्लैग इंक्लूजन आ सकता है। मैंने आपसे स्लैग और फ्लक्स का डिफरेंस भी पूछा है, वो भी आप
कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बताएंगे कि स्लैग और फ्लक्स का डिफरेंस क्या है। फिलहाल इसका अंतर देखिए, आंसर होगा मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग और सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, इन दोनों में ही फ्लक्स का यूज होता है। यस, तो फिर जो आंसर होंगे बोथ ए एंड सी यानी डी। अब क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसकंटिन्यूटी दैट माइट बी फाउंड इन अ फोर्जिंग। फोर्जिंग में इनमें से कौन सा डिसकंटिन्यूटी मिल सकता है? तो इसका आंसर लैप्स है, फोर्जिंग के अंदर लैप्स मिल सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 54 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्टरनेटिव नेम फॉर अ क्रेटर क्रैक। क्रेटर क्रैक को और क्या कहते हैं? तो मैंने जब क्रेटर क्रैक बताया था उस समय बताया था क्रेटर क्रैक को स्टार क्रैक भी कहते हैं, तो इसका आंसर सी होगा। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमने टोटल 55 क्वेश्चन सॉल्व किए। जो 55th जब 55वां क्वेश्चन था वो मैंने पहले ही आपको बता दिया था क्योंकि वो थोड़ा लेंथी था और उस क्वेश्चन उसको सॉल्व करना था, तो मैंने 55 तो पहले ही बता दिया था। तो टोटल आज हमने टोटल 55 क्वेश्चंस और एक चैप्टर को पढ़ा। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और साथ ही मैंने आपसे जो आज 5 या 6 सवाल पूछे इन सब के जवाब दीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने प्रीवियस चैप्टर 1 पढ़ाते समय भी एक क्वेश्चन पूछा था, चैप्टर 1 के समय भी एक क्वेश्चन पूछा था, और चैप्टर 2 के समय भी क्वेश्चन पूछा था, और अभी चैप्टर 3 के समय मैं अभी कम से कम मैंने आपसे 5 या 6 सवाल पूछे, तो ये करीब 8 सवाल हैं। इन सब के जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए उस वीडियो के अगेंस्ट में। मैं इन सब के आंसर जब एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कमेंट्स आ जाएंगे, एटलीस्ट सब में 100 कमेंट्स आ जाएंगे, तो मैं इसके आंसर कम्युनिटी टैब जो हम मेरे चैनल का कम्युनिटी टैब है वहाँ पे पब्लिश कर दूंगा, आप वहाँ से इसका आंसर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है अपने कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सीरीज है ये इसके वॉच टाइम बहुत कम है। मतलब मैं एक एक वीडियो जो है ये 40 मिनट या 50 मिनट या उससे ज़्यादा का बना रहा हूँ, बट मोस्टली 5 मिनट या 6 मिनट ऑन एन एवरेज ही लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं। तो ये 5 या 6 मिनट का जो वॉच आवर्स ये बहुत ही ख़राब है, और इससे मेरे वीडियो की रैंकिंग गिर रही है। यहाँ मैं एक और चीज़ बताता हूँ, जो मैंने यूटी का लेक्चर सीरीज शुरू किया था और आरटी का लेक्चर सीरीज शुरू किया था, बट इसे मैंने कंप्लीट नहीं किया क्योंकि इनके भी वॉच आवर्स बहुत ही कम है, 4 मिनट 5 मिनट 3 मिनट इनके वीडियोस के। तो होता क्या है, जब से मैंने ये यूटी लेक्चर शुरू किया है, जो वीडियो सीरीज शुरू की है, तब से मेरे वीडियोस के व्यूज़ जो है ना बहुत गिर गए हैं, सारी चीज़ें गिर गई है, व्यूज़, वॉच आवर्स, रेवेन्यू सब गिर गया, ऑलमोस्ट 50% तक ड्रॉप हो गया है। बट ये सारे वीडियोस मैंने आपके कमेंट्स पे बनाए थे, यूटी के, आरटी के, सी स्वीप पे शुरू मैंने आपके कमेंट्स पे किए थे। इनफैक्ट इनके जो हजार कमेंट्स तक आए थे, यूटी के लिए तो 1000 के ऊपर कमेंट्स आए थे, आरटी के लिए भी बहुत कमेंट्स आए थे, सी स्वीप के पिछले 3 साल से कमेंट्स आ रहे थे, मोर देन मेरे को लगता है 2-3 हज़ार के ऊपर कमेंट्स आए थे, तब मैंने ये शुरू किया। बट ये वीडियो सीरीज, इन वीडियो सीरीज को शुरू करने के बाद मेरे चैनल की रैंकिंग बहुत ही गिर गई है, क्योंकि जो वॉच आवर्स है इनके बहुत ही कम है, 10%, 8%, 12%, 15%। तो फ्रेंड्स, अगर आप वाकई इन वीडियो सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो आप ये पूरे वीडियोस के देखिए, तभी मुझे क्या, मेरे पास यूट्यूब से सारे डेटाज मुझे मिलते हैं, किन लोगों ने कितनी बार कब कब देखा, ये सारे डेटाज मिलते हैं। और वो डेटा जो है ये वीडियो सीरीज के बहुत ही डिस्करेजिंग है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो सीरीज चाहिए तो आप ये वीडियोस पूरा देखिए, अगर इंटरेस्टिंग है तो। मैं आपको फोर्सफुली नहीं कहता हूँ, अगर ये इंटरेस्टिंग नहीं है तो आप मत देखिए। डेटा से मुझे पता चलता है, तो अगर आप नहीं देखते हैं तो मुझे पता चल जाएगा आपको पसंद नहीं आ रहा है, मैं उसके ऊपर कुछ और वर्क कर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, या अगर मैं उसे इम्प्रूव नहीं कर पाऊँगा तो उसे मैं प्लान को ड्रॉप भी कर सकता हूँ। तो देखिए, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप देखिए, नहीं पसंद आ रहा है तो नहीं देखिए। ये एक आपका एक फीडबैक का काम करेगा। हाँ, बट पसंद भी आ रहा है, आप देख भी नहीं रहे हैं, तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि आपको पसंद आ रहा है, आप नहीं देख रहे हैं, मेरा इधर रैंकिंग डाउन हो रहा है, तो मैं क्या करूँ, चैनल कंटिन्यू करूँ सीरीज को या छोड़ूँ, ये एक डायलेमा हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर देखिए इसको। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच।